नमस्कार साथियों, पॉलिटिक्स से संबंधित जो प्रश्न है वो देखते हैं। निम्न में से किसने भारतीय संघवाद को केंद्रीयकरण को मजबूत करने की प्रवृत्ति वाला संघ कहा है? तो आइवर जेनिक्स ने, केसी वहियर ने, ग्रीनविच ऑस्टिन ने, अलेक्जेंड्राविच ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। केसी जो वहियर है उन्होंने भारतीय संघवाद को केंद्रीकरण को मजबूत करने के लिए इस प्रवृत्ति को क्या कहा है? संघ कहा है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संघवाद का लक्षण नहीं है? शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय, दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता। तो इससे भी संघवाद का जो लक्षण है वो दिखाई देता है, संविधान की सर्वोच्चता से भी दिखाई देता है। नेक्स्ट शक्तियों का विभाजन भी है। संघवाद किसे कहते हैं कि राज्य के साथ साथ केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों का भी अपना क्या हो, अस्तित्व हो, उसी को क्या कहा जाता है? संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है, संघवाद कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोहरी नागरिकता होगा, ये नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द सेंटर स्टेट रिलेशन इंक्वायरी कमेटी के अध्यक्ष थे पीवी राजमनार, रणजीत सिंह सरकारिया, मोरारजी देसाई, लक्ष्मण सिंह या लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पीवी राजमनार हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। आर्टिकल 270 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसके तहत कर केंद्र सरकार लगाता है, इसके तहत कर वसूलने का कार्य भी केंद्र सरकार ही करती है, इसके अंतर्गत आने वाले कर का उपयोग केवल राज्य सरकार ही करती है, वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र और राज्यों में कर का क्या किया जाता है? बंटवारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों कि इस प्रकार के जो टैक्स का उपयोग केवल राज्य सरकार ही नहीं करती बल्कि दोनों सरकारें इस जो टैक्स का बंटवारा करती हैं आपस में। उसके बाद में नेक्स्ट है, राज्य सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? आर्टिकल 248 राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाती है। नेक्स्ट राज्य सूची में वर्तमान में 59 विषय मद बोलते हैं, विषय 59 विषय हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 249 राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बनाती है, लेकिन यह प्रस्ताव राज्यसभा के सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित होना अति आवश्यक है। आर्टिकल 250 क्या कहता है? राष्ट्रीय आपात के दौरान राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है, लेकिन यह कानून राष्ट्रीय आपात की समाप्ति के आपात की समाप्ति के 6 माह तक ही प्रभावी रहेगा। कितने माह तक? 6 माह तक ही प्रभावी रहेगा। तो मेरे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 248 है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ अवशिष्ट सूची, और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? संसद का होता है, न कि राज्य सूची के विषयों पर कानून संसद बना सकती है। ऐसा आर्टिकल 248 में नहीं लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य टकराव का कारण नहीं है सशस्त्र बलों की तैनाती, राज्यपाल की नियुक्ति, अंतर्राज्य परिषद का गठन, अखिल भारतीय सेवाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों अंतर्राज्य परिषद है। ये केंद्र और राज्य के मध्य टकराव का कारण नहीं है, ये केंद्र और राज्य के मध्य क्या मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। केंद्र और राज्य के मध्य मजबूती प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, गणतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू, पदमजा नायडू, सुचेता कृपलानी,
प्रतिभा पाटिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पद्मजा नायडू बनी थी। और ये कहाँ की बनी थी मेरे दोस्तों? पश्चिमी बंगाल की बनी थी। कहाँ की बनी थी? पश्चिमी बंगाल की बनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों की कुल संख्या है 20, 21, 22, 24। तो इनमें से आपको स्वयं को पता है कि जब परिणाम आया था तब तो 20 थी, लेकिन आपको पता है कि 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। अब टोटल कितनी सीटों पर उपचुनाव हुआ है? 9 पर हो चुका है। तो एक सीट थी, वहां से जो शांता मीणा है वो महिला विधायक और बनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 21 सी हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के निवेदन से राज्य सूची के विषयों पर कानून संसद बना सकती है, लेकिन वह कानून निवेदन वाले राज्यों में ही लागू होगा। आर्टिकल 249 कहता है नहीं। आर्टिकल 250 कहता है नहीं। आर्टिकल 251 कहता है नहीं। आर्टिकल 252 कहता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आर्टिकल 252 कहता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिलाने का राज्य सरकारों को निर्देश देना कहा गया है। कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 249 ए में, आर्टिकल 250 ए में, आर्टिकल 349 ए में, 350 ए में, आर्टिकल 351 ए में और आर्टिकल 352 ए में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 350 ए में यह कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दिलाने की बात कही है। निम्नलिखित कथनों में से, और ये केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को क्या देता है? निर्देश देता है। निम्नलिखित कथन में सरोजिनी नायडू से संबंधित नहीं है। इनकी जयंती पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में अंतिम वक्ता रही है। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला रही है। मेरे दोस्तों, आपको स्वयं को पता है कि 1925 में एक अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 22 जुलाई 1947 को आपको स्वयं को पता है कि जो राष्ट्र ध्वज है, इस राष्ट्र ध्वज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इन्होंने महिलाओं की ओर से राष्ट्र ध्वज प्रस्तुत किया था। तो ये नहीं है। महिलाओं की ओर से जो राष्ट्र ध्वज प्रस्तुत किया था वो किसने? हंसा मेहता ने। तो इसका जो इससे सरोजिनी नायडू से संबंधित जो कथन है उसमें गलत कौन सा है? डी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, दोनों सरकारों का, इनमें से कोई नहीं। तो जो अवशिष्ट सूची है आर्टिकल कौन से में लिखी हुई है? 248 में। और इस पर कानून बनाने का अधिकार होता है वो किसका होता है? संसद का होता है, केंद्र सरकार का होता है। और इसमें साइबर क्राइम जैसे अपराध आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक बनी, बिल्कुल सही बात है। गायत्री देवी राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद बनी, बिल्कुल सही बात है। मीरा कुमार राजस्थान की प्रथम महिला विधायक अध्यक्ष रही, महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी, ये बात। कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री। मीरा कुमार है ये राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनी थी। विधानसभा जो अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी? सुमित्रा सिंह बनी थी। कौन बनी थी? सुमित्रा सिंह बनी थी। तो मीरा कुमार है ये लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में महिला मंत्रियों की संख्या है 21 है, 4 है, 6 है, 2 है, 2 ही है। एक का क्या नाम है? दिया कुमारी। और एक का क्या नाम है मेरे दोस्तों? मंजू भागमार। कौन है? मंजू भागमार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र राज्यों के संबंध में 1959 में
1969 में राजमनार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई? केरल के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा। मेरे दोस्तों, इस समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था वीपी राजमनार। इस समिति के जो सदस्य थे वो कौन थे? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर और पीसी चंद्रा रेड्डी। कौन थे? पीसी चंद्रा रेड्डी। इस समिति ने अपने सुझाव दिए थे और सुझावों में यह कहा था कि आर्टिकल 356 व 357 को हटाने की बात कही थी। हटाने की क्या कही थी? बात कही थी। तो ये तमिलनाडु, इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद विशेष रूप से केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित हैं? आर्टिकल 245 से 255, 256 से 263, 352 से 360, 368 से 294। तो यहाँ ये 245 से लेके 255 तक विधायी संबंध है और मेरे दोस्तों 256 से लेके 263 तक प्रशासनिक संबंध है। कौन से संबंध है? प्रशासनिक संबंध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने शिक्षा विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992, 44वां संविधान संशोधन 1978, 42वां संविधान संशोधन 1976 और 74वां संविधान संशोधन 1992। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के समय 1976 के तहत इंदिरा गांधी के समय राज्य सूची के 5 विषय हैं वो हटाकर और कौन सी सूची में जोड़ दिया गया था? समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया था। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध मामलों में सहित अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है? आर्टिकल 351, आर्टिकल 352, आर्टिकल 353, आर्टिकल 354। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आर्टिकल कौन सा? 353। उसके बाद में नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? सुमित्रा सिंह, तारा भंडारी, यशोदा देवी, गायत्री देवी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तारा भंडारी। उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान की सदस्य नहीं थी? सरोजिनी नायडू ये तो थी, सुचेता कृपलानी ये भी थी, पूर्णिमा बनर्जी ये भी थी, मीरा फातिमा बीबी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मीरा फातिमा बीबी है, ये संविधान की सदस्य नहीं थी। तो पॉलिटिक्स से संबंधित जो पर्सन है वो कंप्लीट। राधे राधे, राम राम सभी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 है अपना कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना किस वर्ष की? देखिए 1939, 38 और 39 कांग्रेस के 2 अधिवेशन होते हैं, एक तो हरिपुरा अधिवेशन और दूसरा त्रिपुरी अधिवेशन। पहले हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुने गए। इनके बाद दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में फिर से सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनना चाहते थे। तो पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुए और गांधी जी के समर्थक पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन में पराजित कर दिया। इनके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना कर दी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन की स्थापना 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कांग्रेस के किस अधिवेशन में
सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष पद पर चुने गए? तो देखिए 1938 में हरिपुरा अधिवेशन गुजरात, हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। दूसरा, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराकर 203 वोटों से सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया, जो गांधी जी के यूं समझो प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, और इनको पराजित करके सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर और कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर काबिज हुए, अध्यक्ष पद का चुनाव जीता इन्होंने पहली बार इसी अधिवेशन में। अध्यक्ष पद हेतु पहली बार चुनाव इसी अध्यक्ष पद हेतु प्रथम बार चुनावों का आयोजन इसी अधिवेशन में हुआ और 203 वोटों से पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर दिया गया। इनके बाद जब सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता करी थी इसकी, कांग्रेस की। अगला है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिया था। आजाद हिंद फौज एनआईए की झांसी रानी रेजिमेंट का नेतृत्व लक्ष्मी प्रेम सहगल के द्वारा झांसी की रानी रेजिमेंट का नेतृत्व किया गया। देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया? देखिए 31 दिसंबर 1929 रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया गया और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित हुआ। लाहौर का, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन उषा मेहता के द्वारा किया जाता था। उषा मेहता, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन उषा मेहता के द्वारा किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि भारत को बिना सहमति के युद्ध में शामिल करने के विरोध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना सहमति के विश्व युद्ध में धकेल दिया गया था, इसलिए कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया। और अगला, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में किस समय का इतिहास है? 1920 से 1934 के मध्य का इतिहास। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, और अगला देखिए भाई क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किसे देशभक्तों का देशभक्त कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की संज्ञा दी गई। अगला है, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसने गांधी जी ने अध्यक्षता करी थी, कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता गांधी जी ने। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन कहां किया? तो सिंगापुर में। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1907 में कांग्रेस का विभाजन, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किला मुकदमा में उनका बचाव करने वाले वकीलों में देखिए भूलाबाई देसाई भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, तेज बहादुर सप्रू भी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये नहीं थे। शायद इतने ही क्वेश्चन हैं अपने।
इतने ही क्वेश्चन थे भाई अपने, क्वेश्चन नंबर 115 तक। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे 2.0 के आज जो आप लोगों का टेस्ट रहा उसके अंदर कृषि और विश्व के औद्योगिक प्रदेश को लेकर जो क्वेश्चन है वो रहे। तो उनको देखो फटाफट सोल्व करते हैं। और कैसा आप लोगों का टेस्ट रहा, अपने एनालिसिस को, मूल्यांकन को लगातार आपको जारी रखना है और साथ में टॉपिक को पूरा पढ़कर फिर आप लोगों को टेस्ट लगाने, बिना पढ़े अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो ये बड़ी समस्या है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ो, पूरा टॉपिक तैयार करो, शानदार कंटेंट है आप लोगों के पास, उसको बेहतरीन तरीके से तैयार करो। निश्चित रूप से आपने जो सोचा है ना उसे पूरा करने में आप लोग कामयाब रहेंगे। देखो सबसे पहला आज का अपना जो सवाल था, निम्नलिखित विशेषताएं किस उद्योग की पहचान करवाती हैं। तो मतलब यहाँ अपने को कुछ विशेषताएं दी गई हैं किसी उद्योग को लेकर, हमें पहचान करनी है कि वो उद्योग कौन सा है, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे कि ये उद्योग किसी विशेष कच्चे माल पर निर्भर ना होकर, मतलब किसी विशेष कच्चे माल पर निर्भर नहीं करते हैं बल्कि संगठक पुर्जों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। संगठक पुर्जों का मतलब होता है साथियों कि अलग अलग उद्योगों के अंदर जो कल पुर्जे हैं उनको तैयार किया जाता है और बाकी फिर उनको एक स्थान पर लाकर इन पुर्जों को जोड़ते हुए किसी वस्तु या उत्पाद का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इन उद्योगों में उत्पादन कम मात्रा में होता है और उत्पादन कैसा हो रहा है, देखो कम होता है, ठीक। और ये उद्योग क्या नहीं फैलाते हैं भाई, प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। और इन उद्योगों में श्रमिकों की आवश्यकता भी कम होती है, मतलब कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता भी कम होती है। अधिकांश जो कार्य हैं वो या तो मशीन की सहायता से होती है या मानवीय श्रम की आवश्यकता इन उद्योगों में कम होती है। तो ऐसे उद्योगों को कहा जाता है साथियों स्वच्छंद उद्योग, ठीक है। स्वच्छंद उद्योगों को हम लोग फुटलुज उद्योग भी कह सकते हैं, ध्यान रखना, फुटलुज उद्योग, ठीक है। तो फुटलुज उद्योग भी आप इसको कह सकते हो। तो स्वच्छंद उद्योग कह दो, फुटलुज उद्योग कह दो, या फिर हम इसको स्वतंत्र उद्योग भी कह सकते हैं, ठीक है, स्वतंत्र उद्योग। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो स्वतंत्र या फुटलुज उद्योग या स्वच्छंद उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिनके अंतर्गत विशेष कच्चे माल पर निर्भरता नहीं होती, संगठक पुर्जों पर निर्भर रहना होता है और उत्पादन जो है वो कम मात्रा में होता है, प्रदूषण नहीं फैलाने वाले होते हैं, श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है, परिवहन के द्वारा अभिगम्यता इन उद्योगों को विशेष रूप से प्रभावित करती है। मतलब परिवहन जो है वो इन फुटलुज उद्योगों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो विशेषताएं थी वो फुटलुज उद्योग को लेकर या स्वच्छंद उद्योग को लेकर रहेगी भाई। नेक्स्ट देखो साथियों, अगला जो सवाल है अपना वो ये रहा, इनमें से कौन सा एक फुटलुज, जो अभी हम बात कर रहे थे स्वच्छंद उद्योग या फुटलुज उद्योग, उसका एग्जाम्पल आपको बताना है। देखो तो सीमेंट उद्योग की अगर बात करूं तो बताओ, ये तो कच्चे माल पर आधारित उद्योग हो गया, इसमें तो कच्चे माल की मूल भूमिका होती है, संगठक पुर्जों पर थोड़ी डिपेंड करता है। और साथ में ये खनिज आधारित उद्योग हो गया, लोहा एवं इस्पात उद्योग भी आपके खनिज आधारित उद्योग की श्रेणी में चला गया। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ऐसा है जिसमें उपकरणों को जोड़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जो है या विद्युत उपकरण जो है उनका निर्माण जो है साथियों किया जाता है, ठीक है। तो ये सी जो ऑप्शन है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे। और बाकी कागज उद्योग, वनस्पति आधारित उद्योग या कच्चे माल पर आधारित उद्योग होता है, संगठक पुर्जों पर निर्भर नहीं करता। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपके सवाल का जवाब होगा। निम्न में से कौन सा एक चीन के मुग्देन त्रिभुज का भाग नहीं है। चीन के मुग्देन त्रिभुज का मतलब है साथियों यहाँ पे कि चीन के अंदर एक विशेष क्षेत्र है औद्योगिक जिसको अपन मुग्देन त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो उस मुग्देन त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं जो शामिल है, तो याद रखना सियांग प्रदेश इसमें आता है, फुसबन भी आता है, अनशान भी आता है, लेकिन संघाई जो है वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है साथियों, ठीक है। हालांकि संघाई चीन का एक विशेष औद्योगिक प्रदेश है, ये अपन ध्यान रख सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गैर राजधानी शहर भी है, ठीक। और संघाई जो है वो चीन का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर भी है, ठीक। तो ये अभी आप ध्यान रखेंगे। तो मुग्देन त्रिभुज जो है वो विशेष रूप से लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध होता है। किसके लिए प्रसिद्ध होता है? लोहा इस्पात उद्योग, ठीक। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे साथियों। तो ये सियांग है, फुसबन और अनशान, इन तीनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है आपके मुग्देन त्रिभुज। संघाई जो है वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगा। 4 नंबर का ऑप्शन आपके सवाल का जवाब है। यूएसए के किस औद्योगिक प्रदेश को मिडवेस्ट प्रदेश कहा जाता है?
तो यूएसए के जो औद्योगिक प्रदेश हैं उनमें से एक औद्योगिक प्रदेश है, उपनाम ही पूछा है देखो, और कुछ खास नहीं है कि मिडवेस्ट औद्योगिक प्रदेश जो है वो किसको कहते हैं। तो दक्षिणी न्यू इंग्लैंड प्रदेश को कहते हैं, या महान झील औद्योगिक प्रदेश को कहते हैं, मध्य अटलांटिक तटीय प्रदेश को कहते हैं, या पूर्वी टेक्सास को कहा जाता है। तो ध्यान रखना महान झील औद्योगिक प्रदेश जो है, ठीक है, बी जो ऑप्शन है विद्यार्थियों वो आपके इस सवाल का जवाब होगा। और ये जो मिडवेस्ट औद्योगिक प्रदेश है इसी को महान झील औद्योगिक प्रदेश कह रहे हैं। साथ में ये ध्यान रखना कि महान झील औद्योगिक प्रदेश में मूल रूप से जिस उद्योग का विकास सबसे ज्यादा हुआ है इस क्षेत्र में वो कौन सा होता है, तो महान झील औद्योगिक क्षेत्र में विशेष रूप से लोहा इस्पात उद्योग का ही सबसे ज्यादा क्या हुआ है साथियों, विकास हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलो अगला जो सवाल है उसकी ओर आता हूं, और ये सभी दक्षिणी इंग्लैंड भी आपके यूएसए का औद्योगिक प्रदेश है, मध्य अटलांटिक ये भी यूएसए का है, पूर्वी टेक्सास ये भी यूएसए का है। फिर देखो निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चुनाव अपने को यहां पे करना है। तो भाई यहां दो कथन दिए गए हैं, दो क्या तीन कथन यहां पे दिए गए हैं, तीनों को पढ़कर हमें यह निर्धारित करना है कि इनमें से कौन कौन से कथन है जो सही हैं, और उसके आधार पर कूट का चुनाव करते हैं आप लोगों को आंसर देना है। पहला है कि 100 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा को दक्षिण अमेरिका की आर्थिक विभाजक रेखा कहा जाता है। तो यहां पे ज्यादा गड़बड़ नहीं है, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा को आर्थिक विभाजक रेखा कहते तो हैं, लेकिन दक्षिण अमेरिका की नहीं यूएसए की कहते हैं। दक्षिण अमेरिका की जगह किसका नाम आना चाहिए था बेटा, यूएसए का नाम होना चाहिए था यहां पे। तो पहला जो कथन है वो साथियों गलत हो गया, लेकिन इसको सही कैसे कर सकते हो आप, दक्षिण अमेरिका की जगह आप किसका नाम लिख सकते हो, यूएसए का। और साथ में ध्यान रख सकते हो कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो है वो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आते हैं। कथन नंबर 2 है कि ब्राजील का साओ पोलो जो क्षेत्र है, ब्राजील का एक क्षेत्र है साओ पोलो, तो साओ पोलो जो क्षेत्र है वो कॉफी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ब्राजील के अंदर देखो हम लोग पढ़ते हैं कि विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला ये देश होता है ब्राजील। और साथ में हम पढ़ते हैं कि एक तो यहाँ पे सेंटोस जो बंदरगाह है उसको लेकर सवाल बनता है, एक साओ पोलो को लेकर सवाल बनता है। ठीक है, तो सेंटोस क्या है, सेंटोस जो है वो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी बंदरगाह है। तो सवाल आए कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी बंदरगाह कौन सा है, तो वो ध्यान रखना सेंटोस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी बंदरगाह होता है, और साओ पोलो जो है वो विश्व की सबसे बड़ी कॉफी मंडी होगी। ध्यान रखना विश्व की सबसे बड़ी कहवा या कॉफी मंडी होगी। साओ पोलो कहाँ आती है, ब्राजील में आती है। तो कॉफी उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। तो कथन 2 जो है साथियों वो ठीक है। कथन 3 देखो क्या है, बर्मिंगम, बर्मिंगम जो ब्रिटेन के अंतर्गत आता है, लोहा इस्पात उद्योग के लिए जो है साथियों प्रसिद्ध है। तो ये भी ठीक है, कथन नंबर 3 भी सही है यहाँ पे। तो ये देखो एक गलत है, 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 कहां पे आ रहे हैं ऑप्शन, तो ये सी वाला जो ऑप्शन है साथियों ये हमारे इस सवाल का जवाब रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक तरफ तो स्थानांतरित कृषि का नाम दिया गया है और सामने उसके क्षेत्र का जो नाम है वो दिया गया है। बहुत आसान और सिंपल सवाल है। कृषि को लेकर अगर सवाल आएगा ना तो ये सवाल पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। मतलब आप लोग ये निश्चित रूप से याद कर लेना कि स्थानांतरित कृषि को किस देश में क्या कहा जाता है। बेसिकली इसके 15 से 20 नाम इंपॉर्टेंट हैं जो हमें याद होने ही चाहिए, क्योंकि वहां से लगभग हर बार परीक्षा में सवाल निकलता है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं मसोले की बात करूं तो मसोले कहां कहते हैं, मसोले अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो कांगो नदी बेसिन क्षेत्र है वहां की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को मसोले कहा जाता है। तो पहले में ऑप्शन नंबर 4 जो है साथी वो रहेगा। तो देखो यहां पर 4 2 जगह आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात कांगो बेसिन के को लेकर आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि यहां पे कांगो बेसिन के अंदर पिग्मी जनजाति के जो लोग हैं ना वो निवास करते हैं, और ये यहाँ पे स्थानांतरित कृषि करते हैं। पिग्मी दुनिया की सबसे छोटे कद की प्रजाति भी होती है। ठीक है, उसके बाद देखो आपके लिखा है लोमन। तो लोमन कहाँ कहते हैं भाई, घाना में कहते हैं या फिर आपके फिलीपींस में कहते हैं। तो लोमन कहा जाता है साथियों घाना के अंदर। तो मतलब 3 नंबर को आप जोड़ दोगे तो जैसे ही ये ऑप्शन जुड़ा हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, कैंगिन जो है वो कहा जाता है आपके फिलीपींस में, तमराई कहा जाता है थाईलैंड के अंदर। तो ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। इसके अलावा भी स्थानांतरित कृषि के और बहुत सारे नाम है जो बेसिकली अपने को याद साथियों होने चाहिए। ठीक है, आगे देखें अगला जो सवाल है, किस देश में चावल की कृषि को सावा कहा जाता है। तो वह कौन सा देश है जहां चावल की कृषि बेसिकली सावा कहलाती है, तो उसे देखो बांग्लादेश है, चीन है, इंडोनेशिया और मलेशिया है। तो इंडोनेशिया देश के अंदर चावल की कृषि को सावा के नाम से साथियों जाना जाता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखना।
दक्षिण पश्चिम एशिया के घने बसे देशों में, दक्षिणी एशिया के, दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो घने बसे देश हैं वहां चावल प्रधान गहन जो कृषि है उसका प्रचलन विशेष रूप से देखने को मिलता है। और इन्हीं के अंतर्गत एक देश है आपका इंडोनेशिया, जहां चावल की कृषि को सावा कहा जाता है। समुद्री शैवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल है भाई, ठीक है। समुद्री शैवाल कृषि के संबंध में सत्य कथन का चुनाव यहां पे आप लोगों को करना है, कूट दिए गए हैं, उसके आधार पर आंसर निकालना है। देखो, इस कृषि का प्रारंभ 1670 ईस्वी में टोक्यो की खाड़ी जापान से किया गया था, ये बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सिंपल और सामान्य है कि समुद्री शैवाल कृषि का प्रचलन जो है वो कहां से शुरू हुआ, तो टोक्यो खाड़ी जापान से 1670 के अंतर्गत इसका जो प्रारंभ है वो हो गया था भाई। फिर दूसरी विशेषता है शैवाल की, कि शैवाल जो है वो ग्रीन हाउस की मात्रा में क्या करता है भाई साथियों, कमी करता है। ग्रीन हाउस गैसें जैसे आपके CO2 हुआ, मीथेन हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड हुआ, इनकी मात्रा को ये क्या करता है, अवशोषित करने का काम करता है, जिससे इन गैसों की मात्रा हमारे वायुमंडल के अंदर क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो शैवाल जो है ग्रीन हाउस की मात्रा में क्या करता है, गैसों की मात्रा में कमी करता है। शैवाल को पर्यावरण हितैषी फसल कहा जाता है। क्यों कह रहे हैं पर्यावरण हितैषी, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसों को सोखने का काम करता है, उनको अवशोषित करने का काम कर रहा है, और जब ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित कर रहा है इसका मतलब हमारे पर्यावरण को बचा रहा है, तो पर्यावरण हितैषी फसल इसको कहा जाता है। और एक सवाल होता है लेमिनेरिया सवाल, जिससे क्या प्राप्त होता है भाई, आयोडीन की प्राप्ति जो है साथियों की जाती है, ये भी ठीक है। तो यहां पर उपरोक्त सभी जो कथन है साथियों वो सही रहेगा। ऑप्शन 4 जो है वो आपके सवाल का जवाब है। आगे देखें, राज्य द्वारा कृषि को रूस में क्या कहा जाता है। देखो आपने बेसिकली जो सहकारी कृषि है, सामूहिक कृषि, सामूहिक कृषि, तो सामूहिक कृषि को आप लोग पढ़ते हो कि रूस के अंदर और एक आपके इजराइल के अंदर। तो रूस में इसे कहा जाता है कोलखोज। तो ये तो बहुत पहले भी कई बार ये सवाल पूछा गया कोलखोज वाला। और अब दूसरा आपके इजराइल है, इजराइल के अंदर इसको किबूत नीज के नाम से जानते हैं, किबूत नीज, ठीक है। दूसरा एक होता है राज्य द्वारा कृषि, जो ये स्वरूप रहा राज्य द्वारा कृषि। तो राज्य द्वारा कृषि का जो स्वरूप है उसे रूस के अंदर कहा जाता है सोवखोज। क्या कहा जाता है, सोवखोज। ध्यान रखना साथियों, ये कोलखोज जो शब्द है और ये सोवखोज जो शब्द है दोनों रूस से रिलेट करते हैं, और ये जरूर आपको परीक्षा में कंफ्यूज करेगा। तो ध्यान रखना कि सामूहिक कृषि का जो स्वरूप है उसे रूस में कोलखोज कहा जाता है, जबकि राज्य द्वारा कृषि का जो स्वरूप होता है उसे सोवखोज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि क्यूबा के अंदर राज्य द्वारा जो कृषि का स्वरूप है उसे क्यूबा के अंदर तेती फुंडे के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। तो यहां पर विद्यार्थी आपके सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलो, निम्न में से कौन सी एक विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषता नहीं है भाई। तो इनमें से कौन सी एक विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, शब्द से पता चलता है विस्तृत मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में यह कृषि की जाएगी। विस्तृत वाणिज्य, वाणिज्य मतलब व्यापार की दृष्टि से की जाती है। अनाज मतलब अनाज का उत्पादन किया जाता है। तो एक ऐसी कृषि जो बहुत बड़े क्षेत्र में है, व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाती है। सब जो कृषि का नाम है ना वही अपनी विशेषता बता रहा है। देखो, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ऐसी कृषि जो एक बहुत बड़े क्षेत्र में अधिक बड़े खेतों के आकार इनके अंतर्गत देखने को मिलते हैं, ठीक है। और विशेष रूप से अनाज जो है उसका उत्पादन यहां पर किया जाता है, और वो भी किस उद्देश्य से, व्यापारिक उद्देश्य से यहां इसका उत्पादन होता है, ठीक है। तो देखो, ये जो कृषि है, अब बहुत बड़े क्षेत्र में अगर खेती कर रहे हैं तो मानवीय श्रम से तो पूर्ति होगी नहीं, किसकी आवश्यकता होगी, मशीनों की, ठीक है। तो मशीनों की सहायता से साथियों ये कृषि की जाती है, और मशीनों की सहायता से की जाती है, इसलिए इसको बेटा क्या कहते हैं, यांत्रिक कृषि कहा जाता है, ठीक है। इसे मशीनीकृत कृषि भी कह सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, यह कृषि व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है, तो यह बात तो अगला कह ही रहा है, कृषि के अंदर वाणिज्य मतलब व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। फिर इसमें प्रति किसान उत्पादन कम होता है और प्रति एकड़ उत्पादन जो है वो अधिक होता है। तो साथियों यहां थोड़ी सी गड़बड़ है इसके अंदर, इसमें प्रति किसान उत्पादन कम नहीं होता, प्रति किसान उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। और प्रति एकड़ जो उत्पादन है वो क्या होता है साथियों, कम होता है, ठीक। ऐसे आप इसको ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ऑप्शन सी जो है बेटा वो आपके इस सवाल का जवाब होगा। इसमें कृषि श्रमिकों का उपयोग कम होता है, तो इसमें कृषि श्रमिकों का उपयोग अपने आप ही कम होगा, कारण
कृषि श्रमिकों का उपयोग कम क्यों है, क्या कारण है? क्योंकि सारे काम तो मशीनों की सहायता से हो रहे हैं, तो मानवीय श्रम का जो महत्व है वो इसमें कम होता है, मतलब अधिक मानवीय श्रम की आवश्यकता इसके अंदर नहीं होती। लगभग जो कार्य हैं वो यंत्र या मशीनों की सहायता से किए जाते हैं। तो ये सब ठीक है यहाँ पे, बाकी सारे ऑप्शन। तो सी जो ऑप्शन है विद्यार्थियों वो आपके सवाल का उत्तर होगा। और ये याद ध्यान रखना कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के अगर प्रमुख क्षेत्रों की बात कर लें कि इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, वो सभी के सभी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे उत्तर अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका में आप पंपास, अर्जेंटीना का हृदय जिनको कहा जाता है, ठीक, दक्षिण अफ्रीका में जिनको वेल्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जिनको डाउन्स कहा जाता है, न्यूजीलैंड में जिनको कैंटरबरी कहते हैं, यूरेशिया में स्टेपीज कहते हैं, और हंगरी यूरोप के अंदर आपके पुस्तोज कहा जाता है। तो ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जिनके नाम आपको बेसिकली याद होने चाहिए, कहां कौन सा है। चलो भाई इसके बाद देखो साथियों, अगला सवाल है सामान्यतः वस्तु उद्योग कहां अवस्थित होते हैं। मतलब उद्योग की अवस्थिति को लेकर यह सवाल है कि वस्तु उद्योग जो होते हैं, वस्तु उद्योग का मतलब होता है साथियों कि वे उद्योग जिनके अंतर्गत निर्मित वस्तु मानव तुरंत उपयोग के लिए ही खरीदता है। ठीक है, मतलब मानवीय उपभोग में डायरेक्ट जिनका यूज होता है उनको वस्तु उद्योग के नाम से जानते हैं। अंतिम वस्तु, अंतिम उत्पाद जिसको आप लोग कह सकते हो, जो डायरेक्ट खरीदकर मानव के द्वारा उपयोग में ले लिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बेसिकली वस्तु उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। तो यहां अपने को ये ध्यान रखना है कि वस्तु उद्योग बेसिकली कहां स्थापित किए जाते हैं। तो कच्चे माल के निकट या बाजार के निकट या उपभोक्ता के निकट, इस प्रकार के ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए होंगे। देखो जैसे ऊर्जा स्रोतों के निकट स्थापित होते हैं, या सागर तटीय क्षेत्रों में स्थापित होते हैं, कच्चे माल के निकट स्थापित होते हैं, या उपभोक्ता केंद्रों के निकट स्थापित होते हैं। तो ध्यान रखना साथियों, वस्तु उद्योग का मतलब जैसा मैंने आपको बताया अभी कि वस्तु उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिनके अंतर्गत अंतिम उत्पाद जो है वो तैयार होता है और जिसे मानव क्रय करके तुरंत ही उसका क्या कर लेता है, उपभोग कर लेता है खरीदने के साथ ही। तो ऐसे जो उद्योग होते हैं वस्तु उद्योग, वो कहां स्थापित किए जाएंगे, जहां उनका विक्रय सबसे ज्यादा हो, जहां उनकी मांग सबसे ज्यादा हो। मांग कहां होगी, जहां उपभोक्ता निवास करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे उद्योग है जिनकी स्थापना उपभोक्ता केंद्रों के समीप की जाती है। चलो भाई, सिलिकॉन घाटी, ये बहुत फेमस नाम होता है सिलिकॉन घाटी, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। जैसे भारत के अंदर सिलिकॉन वैली बेंगलुरु का कहा जाता है, बेंगलुरु कर्नाटक, और सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक को कहते हैं। ठीक है, और एक आपके विश्व में जो सिलिकॉन वैली के लिए प्रसिद्ध स्थान है वो यूएसए का सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र होता है। ठीक है, सिलिका उत्पादन हेतु सिलिकॉन घाटी प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो ये कंप्यूटर और जो चिप होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके निर्माण हेतु साथियों जो स्थान होता है उसको सिलिकॉन वैली के नाम से जो है वो जाना जाता है। और साथ में ये आप ध्यान रखना कि सिलिकॉन घाटी, जैसे अगर मैं कहूं कि यूएसए को लेकर ये विशेष सवाल है जहां से बनता है परीक्षा में सवाल, तो यूएसए की जो सिलिकॉन वैली है वो सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, ध्यान से याद रखना। तो सैन फ्रांसिस्को को यूएसए की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को जो है वो प्रशांत महासागर के तट पर स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। इसे स्वर्णिम द्वार का शहर भी कहते हैं, स्वर्णिम द्वार का शहर, सिटी ऑफ गोल्डन गेट, स्वर्णिम द्वार का शहर। तो ये भी विद्यार्थियों ध्यान में रखना। तो भाई इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, यूएसए के महान झील क्षेत्र में, देखो ये सवाल शायद मैंने आपको डिस्कस किया भी था, उद्योग का विकास सबसे ज्यादा हुआ है। मतलब यूएसए का जो महान झील क्षेत्र है जिसे मिडवेस्ट प्रदेश भी कहा गया है, तो यहाँ पे किस उद्योग का विकास जो है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है, तो वो लोह इस्पात उद्योग साथियों रहेगा। कौन सा उद्योग रहेगा, लोह इस्पात उद्योग। अगर ऑटोमोबाइल उद्योग की अगर बात करता हूं तो यहाँ का एक प्रसिद्ध शहर होता है डिट्रॉइट, जो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, फिल्म उद्योग की अगर बात करता हूं तो यहाँ का जो प्रसिद्ध फिल्म उद्योग है वो लॉस एंजल्स है, कैलिफोर्निया यूएसए के अंतर्गत आता है। फिल्म सिटी या फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध होता है। कृषि मशीनरी उद्योग जो है उसके लिए जो यूएसए का प्रसिद्ध शहर होता है वो शिकागो होता है भाई। ठीक है, और एक और नाम शिकागो के साथ आप याद रखना, गैरी शिकागो प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक तो आप शिकागो की बात कर रहे हो तो ध्यान रखना शिकागो जो है वो कृषि मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध होता है। साथ में आपको ध्यान रखना कि गैरी शिकागो जो प्रदेश है वो लोह इस्पात उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। और वर्तमान में तो स्थिति यह है
कि यूएसए के अंदर सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा जो लोहा इस्पात उत्पादक केंद्र है वो गैरी शिकागो प्रदेश है। जहां हम लोग पहले पिट्सबर्ग की बात किया करते थे यूएसए का, वो आज जंग के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध है। और पिट्सबर्ग की तुलना में आज लोहा इस्पात का सबसे ज्यादा विकास यूएसए के अंदर गैरी शिकागो प्रदेश में हो चुका है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। तो ये रहेगा साथियों। और साथ में आप शिकागो को लेकर ये भी ध्यान रख सकते हो कि यहां विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी भी जो है यूएसए के अंतर्गत मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखो, निम्न में से कौन सी विशेषताएं गहन जीवन निर्वाह कृषि से संबंधित है। गहन जीवन निर्वाह कृषि, गहन जीवन निर्वाह कृषि का मतलब क्या होता है साथियों, कैसे क्षेत्र में की जाएगी। ऐसे क्षेत्र में होती है गहन जीवन निर्वाह कृषि जहां मानव जनसंख्या की तुलना में भूमि का जो अनुपात होता है या कृषि भूमि का जो अनुपात होता है वो कम होता है, और अधिक जनसंख्या की खाद्यान्न पूर्ति के लिए कम भूमि से अधिक उत्पादन को प्राप्त करने के स्वरूप को ही गहन जीवन निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है। यह कृषि बेसिकली उन क्षेत्रों में या देशों में होती है जहां अभी मैंने कहा कि भूमि की तुलना में जनसंख्या का अनुपात बहुत बड़ा होता है। तो जैसे आज अगर अपन देखते हैं तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं वहां पे जनसंख्या जो है कृषि भूमि की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसका मतलब गहन जीवन निर्वाह कृषि का जो स्वरूप है विश्व के अंदर वो सबसे ज्यादा हमें जहां देखने को मिलता है वो दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो क्षेत्र है वहां रहेगा। तो देखो ये मानसून एशिया के मतलब दक्षिण एशिया के घने बसे देशों में की जाती है जहां जनसंख्या का अनुपात भूमि की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये ठीक है पहली लाइन यहाँ पे। और इसमें यंत्रों की अपेक्षा मानवीय श्रम का महत्व अधिक होता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जनसंख्या ही इतनी ज्यादा है कि लोगों को काम करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा मिलती है और या ज्यादा आवश्यकता उनको रहती है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है और रोजगार की कमी होने के कारण वो लोग कृषि के साथ जुड़े हुए होते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी का जो दृश्य है वो इसमें हमें देखने को मिलता है। तो मानवीय श्रम जो है उसका महत्व अधिक होता है भाई, यंत्रों का महत्व कम होता है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है उसमें यंत्र या उपकरणों का उपयोग अधिक होता है, जबकि यहाँ यंत्रों का उपयोग कम होता है, मानवीय श्रम को ज्यादा महत्व दिया जाता है, मानव के द्वारा ही सारे कार्य लगभग किए जाते हैं। इसमें प्रति किसान उत्पादन जो है साथियों वो अधिक रहता है, ये भी यहां पे गलत है भाई, ठीक है। प्रति किसान उत्पादन अधिक नहीं होगा यहां पे प्रति हेक्टेयर या प्रति इकाई जो है वो उत्पादन अधिक होता है, ठीक है साथियों, ध्यान से याद रखना। प्रति इकाई उत्पादन जो है वो अधिक होगा, प्रति किसान उत्पादन अधिक नहीं होता है, ठीक। तो ये गड़बड़ है यहां पे सी वाला ऑप्शन। तो 1 और 2 जो है साथियों वो यहां पे ठीक है, ठीक। तो ध्यान से याद रखना भाई, ऑप्शन ए जो है विद्यार्थियों वो आपके सवाल का जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखें, औपनिवेशिक काल में। औपनिवेशिक काल का मतलब है कि जब यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा विश्व के विभिन्न भागों पर अधिकार करके उन्हें अपने उपनिवेश के रूप में स्थापित किया जा रहा था, तो उसको हम लोग औपनिवेशिक काल के नाम से जानते हैं। और इसी समय यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा विश्व के अलग अलग भागों के अंदर कृषि के एक नई स्वरूप का प्रचलन किया गया जिसे हम लोग रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। तो रोपण कृषि की जो शुरुआत होती है विद्यार्थियों वो यूरोप से ही मानी जाती है, ध्यान रखना, ठीक। तो यहां औपनिवेशिक काल में ब्राजील में कॉफी के बागान विकसित किए गए। कहां पर? ब्राजील के अंदर कॉफी के जो बागान विकसित किए गए वो किसके द्वारा किए गए? तो साथियों ये पुर्तगालियों के द्वारा किए गए थे। जिस प्रकार से ब्रिटेन वासी जो है इन्होंने आपके भारत श्रीलंका में चाय के बागान विकसित किए। भारत श्रीलंका के अंदर इन्होंने क्या विकसित किए? चाय के बागान इन्होंने विकसित किए, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ में आप कह सकते हो कि भाई इनके द्वारा ही आपके क्यूबा के अंदर गन्ने केले के बागान जो है क्यूबा और जमैका में यानी कि पश्चिमी द्वीप समूह में केले और गन्ने के बागान जो है वो इनके द्वारा विकसित किए गए, ठीक है। जैसे स्पेन वासी जो है इन्होंने फिलीपींस के अंदर किसके बागान विकसित किए? केले के बागान विकसित किए भाई, ठीक है ना, केले के बागान। ऐसे आप ये भी ध्यान रखना कि मलेशिया और थाईलैंड के अंदर ब्रिटेन वासियों के द्वारा रबड़ के जो बागान हैं वो भी विकसित किए गए, रबड़ के बागान। तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक। तो ये याद रखना, औपनिवेशिक काल में जो यूरोपीय राष्ट्र थे उनके द्वारा विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अपने उपनिवेश स्थापित किए गए और गहन कृषि यानी कि गहन नहीं आपके रोपण कृषि, ठीक है, रोपण कृषि की शुरुआत जो है वो इनके द्वारा की जाती है इस क्षेत्र में। तो ये सारे अपने सवाल थे विद्यार्थियों आपके आज के इस टेस्ट पेपर के अंदर। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बड़ी ही शानदार और बेहतरीन चल रही होगी, और नहीं चल रही है तो चलाने का प्रयास करो, क्योंकि जैसा प्रयास हमारा होगा परिणाम उसी प्रकार के हमें मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो अगर आपकी तैयारी जीत वाली है तो जीत निश्चित है साथियों। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयास एजू हब के
इस ऑनलाइन मंच पर हम आपके साथ में चर्चाएं कर रहे हैं रीट ग्रेड 3 मेंस में जो आपका एसएसटी विषय है, उसमें इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जो भी प्रश्न होंगे उनकी आपके साथ में चर्चाएं करेंगे। साथियों, 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है और जो टेस्ट सीरीज यहाँ करवाई जा रही है, यह निश्चित मान के चलिएगा कि आपको आगामी आपके उस एग्ज़ाम में हूबहू यहाँ से इन्हीं टेस्ट सीरीज में से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बड़ी ही मेहनत से, ईमानदारी से और सादगी से इस टेस्ट सीरीज आपके लिए आयोजित करवाई जा रही है और सभी टीचर्स अपना 100% योगदान देकर आपके लिए क्वेश्चंस उस लेवल के बना रहे हैं जो कि एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है। तो साथियों, ये जो टेस्ट सीरीज में इकोनॉमिक्स का जो प्रश्न है, हम उनकी बात कर लें आपके साथ में। कुल मिला के आपके जो एवरेज होने वाली इकोनॉमिक्स के प्रश्नों की वो लगभग 20 प्रश्न आपके एग्जाम में होने वाले हैं। तो एक बार हम फटाफट से उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। प्रश्न काफ़ी इजी भी पूछे गए थे आपसे, तो यूं कह देंगे साहब आपको नहीं आया तो आपकी गलती है। चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1971 में, 1972 में, 1973 में, 1974 में। तो याद रखिएगा साथियों कि राजस्थान कृषि मंडी अधिनियम 1961 के तहत राजस्थान में जो एक कृषि विपणन बोर्ड बना के मंजूरी 73 में इसको संशोधन कर दिया गया था और मंजूरी दी गई थी 6 सितंबर 1974 को इसे मंजूरी प्रदान की गई थी। तो सीधा सा प्रश्न आपसे पूछे कि राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड जो है इसकी स्थापना कब हुई है? तो 6 जून 1974 साथियों, ये 6 जून 1974। हाँ जी, तो पहला जवाब ये होने वाला। नेक्स्ट है, किस स्थान पर आंवला मंडी स्थित है? देखो, भवानी मंडी है, ये संतरे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? झालावाड़ में। बस्सी जो है ये टमाटर के लिए है, मटर के लिए है। और सोजत जो है ये सूरजमुखी के लिए है। सूरजमुखी है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? सोनामुखी। सोनामुखी। सही जवाब इसका होने वाला है चोमू। चोमू कहाँ पड़ता है? आपके जयपुर में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आंवला के लिए। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? चोमू इसका सही जवाब होने वाला है। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है। उचित मूल्य की दुकानों का नेटवर्क स्थापित करने का कार्य किसका है? आड़तियों का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का या उपभोक्ताओं को? तो ध्यान कर लीजिएगा कि उचित मूल्य की जो दुकान है वो कार्य किसका होगा साथियों? राज्य सरकार का। ध्यान कर लीजिएगा, एक इससे नेटवर्क बनता है। किसान जो है, किसान वो उत्पादन करता है, उस उत्पादन को एमएसपी मूल्य पर खरीदा जाता है सरकार द्वारा और उसे एफसीआई के गोदामों में रखा जाता है। एफसीआई से फिर ये उचित मूल्य की दुकान, कौन सी दुकान है? उचित मूल्य की दुकान, जिसे अपन राशन की दुकान बोलते हैं, और यहाँ से ये फिर जाता है उपभोक्ता के पास में। तो इस पूरे ही नेटवर्क को जो बनाने का कार्य होगा वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, राज्य सरकार करेगी। चलिए अगला प्रश्न, कृषि विपणन बोर्ड कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? साथियों, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है उसके अंदर कौन कौन सी, जो मार्केटिंग में कौन कौन सी चीजें नहीं आती है ऐसा पूछा गया है, शामिल है। तो परिवहन बिल्कुल शामिल होगा। देखिए, मार्केटिंग करनी है, एक उत्पाद को किसी अन्य उत्पाद जगह तक पहुंचाना है, तो सिंपल सी बात है, परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। प्रसंस्करण मतलब होता है प्रोसेसिंग, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। भंडारण की आवश्यकता पड़ेगी। तो तीनों ही इसके जवाब सही होंगे। तो ऑल ऑफ दीज अप्रोक्स सभी इसका सही जवाब होने वाला है। चलिएगा, नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? देखो, किसानों को आकर्षक कीमत मिले, बिल्कुल जी नहीं। देखो, अगर पीडीएस प्रणाली में, पीडीएस प्रणाली के तहत क्या होता है कि हम लोग, जो सरकारें हैं, वो उपभोक्ताओं तक अनाज पहुंचाती है और सस्ती दरों पर उस अनाज को पहुंचाया जाता है। अब अगर कीमतें बढ़ाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं किसानों को इस पर कीमतें बढ़ेंगी तो उपभोक्ता पर भार पड़ेगा। तो सरकार कभी भी ऐसा नहीं चाहती है। तो ये इसका जवाब नहीं हो सकता है। दूसरा, अनाज के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके? जी नहीं, अनाज जनता की आवश्यकता है, जरूरत है, तो उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ये भी हो सकता है। इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके, बिल्कुल, ये इसका सही जवाब होने वाला है। देखिए, जो पीडीएस जो प्रणाली है, इसमें जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन में क्या हो, थोड़ा सा भार कम हो सके, इसलिए उस अनाज की कीमत, जैसे मान लीजिए आपको 8 रुपए किलो मिल रहा है, उसको 10 रुपए किलो कर दे, तो इस तरीके से। नेक्स्ट, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
TPDS, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कब प्रारंभ किया गया? देखो, RPDS 1992 है, TPDS जो है वो 1997 में। ध्यान कर लीजिएगा कि ये प्रणाली कब लागू हुई है साथियों? जून 1997 के अंदर। नेक्स्ट, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? ध्यान कर लीजिएगा, सबसे पहले पूछे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की प्रारंभ कब हुआ है? 2020 में इसका प्रारंभ किया गया। पहले ये 2023 में समाप्त होना था, 5 साल बढ़ा दिया गया है। अब ये समाप्त होगा दिसंबर 2028 में। सो राइट आंसर इज दिसंबर 2028। नेक्स्ट है, राज्य के अंतर आवंटन, गरीबी रेखा के नीचे परिवार की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने, उचित मूल्य की दुकानों के कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी किस विभाग की है साथियों? लोगों तक सस्ती दरों पर अनाज पहुंच सके, आवश्यकता के अनुसार अनाज पहुंच सके, तो इसके लिए जिम्मेदारी किसके? गृह मंत्रालय की जी नहीं है। कृषि मंत्रालय का काम उत्पादन को बढ़ाना है, न कि अनाज को पहुंचाना है। वित्त विभाग की भी नहीं है। तो साथियों कौन है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जो है ये इसकी जिम्मेदारी है। और अगला प्रश्न है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग का प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व कौन होता है? प्रमुख शासन सचिव, मंत्री, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामला विभाग। जी बिल्कुल, किसी विभाग का जो प्रमुख है वो मंत्री होगा। और यूं पूछ लिया जाए कि भारत में नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति विभाग का मंत्री कौन है, तो प्रहलाद जोशी। कौन है मेरे विद्वान साथियों? प्रहलाद जोशी। यही प्रश्न राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि राजस्थान में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का मंत्री कौन है, तो बीकानेर के लूणकरण से सांसद हैं सुमित गोदारा। सुमित गोदारा। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है और इसमें से सही कथन का चयन करना है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है 1997 में, मैंने पिछले पेपर में बताया, बिल्कुल सही बात है, पिछले ही क्वेश्चन में। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे था और इस योजना का प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को कुल मिला के 35 केजी अनाज उपलब्ध करवाना था, जिसमें गेहूं 2 रुपये किलो, चावल 3 रुपये किलो और मोटा अनाज 1 रुपये किलो उपलब्ध ही करवाया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। पुणे गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1992, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सही है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है साथियों। तीनों है, तीनों ही बातें इसमें क्या है? सही है साथियों। चलिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? बड़ा चर्चाओं का विषय होता है और आजकल लगातार सरकार इस MSP में से प्रश्न पूछ लेती है। एक बड़ा नॉर्मल सा प्रश्न है, यूं भी पूछा गया था आपके संस्कृत विभाग के एग्जाम में जो 2nd ग्रेड का हुआ था कि MSP होता क्या? मैं बोले तो MSP की परिभाषा आपसे पूछी गई थी। इसमें कुछ चेंज करना है पानी को। तो साथियों तो पूछा गया था MSP परिभाषा, तो ध्यान कर लीजिएगा कि MSP वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों की फसल को खरीदने की गारंटी प्रदान करती है और एक बिंदु विशेष तक फसल के मूल्य की गिरावट को रोका जा सके तथा किसानों को उनकी फसल का उचित तथा प्रेरणादायक मूल्य प्राप्त हो सके, उसे क्या बोलते हैं? MSP कहा जाता है। अब MSP में वो ऐसी फसलें होंगी जिनको सरकार किसानों से डायरेक्ट खरीदती है। अब इसकी क्या प्रोसेस है वो समझ लीजिएगा। मान लीजिए गेहूं है साहब, गेहूं किसान ने उत्पादित कर दिया तो इसका MSP मूल्य सरकार ने डिसाइड कर दिया और MSP मूल्य फॉर एग्जांपल 2500 डिसाइड कर दिया। तो अब 2500 में सरकार करिए हम खरीदेंगे, तुम्हें बेचने की आवश्यकता नहीं है, उससे ज्यादा अगर तुम बेच सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, कम बेचने की आवश्यकता नहीं है, कौन खरीदेगा? सरकार। अब प्रश्न ये कि सरकार क्या करेगा? तो साहब कोई भी देश की केंद्र सरकार आगामी 3 साल के आपातकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अनाज का क्या करती है? भंडारण करती है। अब ये जो MSP मूल्य है, इस MSP मूल्य की जो निर्धारण है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है और इसका 1965 में इसकी स्थापना हुई, जब इसका नाम था कृषि मूल्य आयोग, और 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया, CACP, कॉस्ट एग्रीकल्चर एंड कमीशन प्राइज, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और वर्तमान में भारत में कुल मिला के 22 फसलों का MSP निर्धारित किया जाता है और गन्ने सहित 23, लेकिन गन्ने का होता है FRP, फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइज। सो राइट आंसर इज डी। और एक बात को ध्यान कर लीजिएगा कि केंद्र सरकार की ओर से MSP मूल्य पर फसलों की खरीद जो है वह नेफेड नामक संस्था करती है, जबकि राजस्थान में सहकारी मंडियों के माध्यम से राजफेड नामक संस्था द्वारा इसकी खरीद की जाती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब प्रभावी हुआ? देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 3 डेट याद कर लेना, 26 अगस्त
2013 लोकसभा से पारित, 2 सितंबर 2013 राज्यसभा से पारित और 10 सितंबर 2013 इसे लागू कर दिया गया। तो इसमें जो सही जवाब रहेगा सितंबर 2013 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, राज्य में कृषि उपज मंडियां कितने भागों में वर्गीकृत है साथियों? बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। यह 5 भागों में है। एक होती है विशिष्ट मंडी, जिसको आप विशिष्ट बोल दीजिए या इसको उत्कृष्ट मंडी बोल दीजिए। एक उत्कृष्ट मंडी हो गई, फिर उसके बाद में क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग और घ वर्ग। कितनी श्रेणियां हो चुकी है? 5। तो पूछा जाए राजस्थान में कितने वर्ग है साथियों, तो कृषि उपज मंडियां 5 भागों में वर्गीकृत है, जिसमें विशिष्ट, उत्कृष्ट मंडी के, ख, ग और घ। नेक्स्ट, बफर स्टॉक किसे कहा जाता है, सॉरी किसके द्वारा रखा जाता है साथियों? सबसे पहले तो बफर स्टॉक होता क्या है, तो किसी भी देश द्वारा आपातकालीन आगामी 3 साल की आपातकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अनाज का जो भंडारण किया जाता है उसे बफर स्टॉक कहा जाता है। और ध्यान कर लीजिएगा साथियों, ये जो बफर स्टॉक जो है ये एफसीआई द्वारा रखा जाता है, भारतीय खाद्य निगम। और भारतीय खाद्य निगम की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो कब हुई है? 1965 में। कब हुई है? 1965 में। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है मंडी प्रांगणों के विकास हेतु परियोजना तैयार करना। बिल्कुल ये कार्य तो है साथियों। कृषि उपज मंडी समिति क्षेत्र में संरक्षण का निर्माण करना ये भी है। कृषि विपणन कार्यों को प्रचार करना ये भी है। भैया किसानों को ऋण देने का काम कृषि विपणन बोर्ड का नहीं है, ये संयोजन का काम कर रहा है, ये विकास का काम करता है, ये ऋण देने का काम नहीं करता है। चलिएगा, नेक्स्ट है शांता कुमार समिति का संबंध किससे? गरीबी निवारण से? जी नहीं, इसका है डीटी लक्कड़वाला। भ्रष्टाचार? जी नहीं। भारतीय खाद्य निगम, देखो पीडीएस प्रणाली और एफसीआई के पुनः विनीकरण के लिए शांता कुमार समिति का गठन किया गया अगस्त 2014 में। कब किया गया साथियों? अगस्त 2014 में। यह बढ़ावा कमेटी, शांता कुमार समिति, इन समितियों को आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, एग्जाम में सीधा सीधा इनसे प्रश्न निकल के आता है। मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ कब से हुआ? इस मध्याह्न भोजना को अपन बोलते हैं मिड डे मील। कौन सी योजना बोलते हैं? मिड डे मील, ध्यान कर लीजिएगा। और मिड डे मील की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को। तो इसमें शुरुआत 1995 में है मध्याह्न भोजन योजना का, जिसमें प्राथमिक स्तर तक के विद्यालयों में दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाना होता है। बाद में साथियों अभी इसके लेटेस्ट की मैं बात करूं तो 29 सितंबर 2021 को इस मिड डे मील योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति आहार योजना कर दिया गया है, जिसको अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं पीएम पोषाहार योजना कर दिया गया है। और पीएम पोषाहार जो योजना है यह बदला गया था 29 सितंबर 2021 को। तो इसका सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट, किसान कलेवा योजना का उद्देश्य क्या है साथियों? किसान कलेवा जो योजना है, सबसे पहले देखो ध्यान करना कि वर्ष 2009 में एक योजना थी जिसका नाम था अपनी रसोई योजना। कौन सी योजना? अपनी रसोई योजना। इसी अपनी रसोई योजना का प्रारंभ किया गया था और 20 जनवरी 2014 को इस अपनी रसोई योजना का नाम बदलकर किसान कलेवा योजना, किसान कलेवा योजना कर दिया गया। किसान कलेवा योजना के तहत वे किसान जो मंडी प्रांगण में अपना उत्पाद बेचने आते हैं, उन किसानों को सुबह के समय 5 रुपए में नाश्ता करवाया जाए, उसका भोजन करवाया जाए। तो ध्यान कर लीजिएगा साथियों, इसका उद्देश्य किसानों को ऋण प्रदान करना चाहिए नहीं, किसानों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाना। 20 का सही जवाब होने वाला है। और इसमें 5 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, अर्थात किसान का खर्चा कितने का है? 5 रुपए का। और यूं पूछ लिया जाए आपसे कि कुल मिला के एक थाली खर्च कितना है, तो एक थाली खर्च है 40 रुपए, जिसमें 5 रुपए देगा किसान और 35 रुपए देगी राज्य सरकार। कौन वहन करेगा साथियों? राज्य सरकार वहन करती है। नेक्स्ट है मिनी फूड पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी साथियों? देखो थोड़ा सा प्रश्न जो है इसको हमें सुधार करना होगा। मिनी, देखो ये 3 प्रकार के पार्क होते हैं। एक तो होता है मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क, एक मिनी फूड पार्क और एक एग्रो फूड पार्क।
एग्रो फूड पार्क। ध्यान करिए, थोड़ा सा प्रश्न जो है इस मामले से चेंज होगा। देखो, ग्रीन टेक या एग्रो फूड पार्क अगर पूछ लिया जाए तो साथियों वो रूपनगढ़ अजमेर है, और मिनी फूड पार्क जो पूछ लिया जाए तो वो साथियों बांद्रा है। बांद्रा बाड़मेर में है, इसको थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। ये पहला बांद्रा बाड़मेर में आएगा, है ना। अनूपगढ़ में तो साहब एग्रो फूड पार्क है, और मेगा फूड पार्क या जो है वो साथियों रूपनगढ़ अजमेर के अंदर है, जिसको अपन ग्रीन टेक फूड पार्क भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब आप चेंज कर लीजिएगा, बांद्रा बाड़मेर में। दूसरा, राजस्थान की प्रथम ऑर्गेनिक मंडी कहां स्थापित की गई थी? देखो, कहां स्थापित की गई थी, ध्यान कर लीजिएगा। सबसे पहले पूछे कि कहां स्थापित करने की घोषणा की गई थी, तो ध्यान कर लीजिएगा साथियों, घोषणा तो की गई थी डूंगरपुर में, लेकिन स्थापित की गई जयपुर में। सबसे पहले स्थापना तो देखो, स्थापना तो की गई है जयपुर में और घोषणा की गई डूंगरपुर में, और एक बागीचा उदयपुर में, वो राजस्थान का प्रथम जैव विविधता गांव कहलाता है। लेकिन प्रथम ऑर्गेनिक जो मंडी है वो जयपुर में है। और पूछे कि सबसे पहले घोषणा कहाँ की गई थी, तो डूंगरपुर में इसकी घोषणा की गई थी बनने की, लेकिन बना कहाँ पर, जयपुर में। तो साथियों ये आपका कंप्लीट पेपर था। इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में यही छपने वाले हैं, क्योंकि प्रयास की जो टीम है वो आपके साथ में दमदार तरीके से मेहनत कर रही है, और आगे जो पेपर होंगे वह कंप्लीट सिलेबस पर आधारित होंगे। आप जब उन पेपरों को देंगे तो आपको इस चीज़ का फील होगा, इस चीज़ का एहसास होगा कि आप कर्मचारी चयन बोर्ड में बैठकर उसी के हूबहू पेपर आप लोग दे रहे हैं। तो आने वाली जो टेस्ट सीरीज हैं, आप जो मुख्य टेस्ट सीरीज हैं, मेजर टेस्ट सीरीज, उनको आप लोग जरूर दें और अपनी सफलता में 4 चांद लगाएं। तो साथियों नमस्कार, धन्यवाद।